हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, जो कि लीनियर अलजेब्रा का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। इसलिए यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ पे थ्योरम भी है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में थ्योरम भी है, साथ ही क्वेश्चंस भी हैं। तो मैंने बुक को एनालाइज किया, मैंने बहुत सारे बुक्स देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा, तो वहाँ मुझे पता चला कि क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इस टॉपिक में कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, जो भी आप MSc या BSc पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपका क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो जाता है। बाकी थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछा जाता है। इसलिए आज मैं आपको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, उसके बाद भी आपको समझ आएगा, और थोड़ा भी अगर आप मैट्रिक्स के बारे में जानते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत ही इजी लगेगा ये टॉपिक। सबसे इजी आपको यही टॉपिक लगने वाला है आज। और हाँ, अगर आपको थ्योरम नहीं आता है, एग्जामिनेशन में होता है कई बार हमारे पास थ्योरम हम भूल जाते हैं, उस स्थिति में भी आपको ऐसा बताऊंगा, मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको ये टॉपिक बिल्कुल आप वहाँ टैकल कर लोगे, और उस बिना आते हुए भी आपको 75% मार्क्स या फिर उसमें 100% मार्क्स भी मिल सकता है, अगर आप सिस्टमेटिक वे में, जैसे मैं बताऊंगा, उसको कर लोगे। तो ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा या बीच में बता सकता हूँ। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना, और ये आप लोगों में से ही किसी ने कमेंट किया था, इसलिए मैं इस वीडियो को लाया हूँ। सो गाइज, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे समझने वाले हैं कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होता क्या है। हमारे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आता है और हम टॉपिक देखते ही डर जाते हैं कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होता क्या है। सो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म समझने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, और कुछ भी नहीं आता होगा फिर भी आपको समझ आएगा। सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स है, अब उसे हमें सिंपल में कन्वर्ट करना है ताकि हम इजीली समझ पाएँ, सॉल्व कर पाएँ और अच्छे से आंसर आ जाए हमारा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिना उसकी मीनिंग चेंज करते हुए, विदाउट इट्स चेंजिंग मीनिंग, बिना उसकी मीनिंग चेंज करते हुए अगर हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको चेंज करते हैं, उसी को कहते हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल है, डेफिनेशन बताया मैंने आपको। ये बुक में आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में मिलने वाला है, लेकिन मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। इस थ्योरम में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत सारे टर्म्स को जानना पड़ेगा, हमें बहुत सारे टर्म्स का मतलब मालूम होना चाहिए, तभी आप इजी तरीके से इसे लिख पाओगे, है ना। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं जॉर्डन ब्लॉक क्या होता है। जॉर्डन ब्लॉक ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन ब्लॉक करिस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होता है। आइगन वैल्यू सिंपल है, यहाँ पे लैम्डा दिखेगा आपको, यहाँ जो क्रॉस डायगोनल में होगा वो आइगन वैल्यू है। और वेक्टर क्या होने वाला है, यहाँ पे वेक्टर ऐसा वेरिएबल होने वाला है जो कि फ्री होने वाला है, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आगे कि वेक्टर क्या होगा यहाँ पे। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ जॉर्डन ब्लॉक क्या होता है। यहाँ पे सिंपल जॉर्डन ब्लॉक अगर मैं एक लैंग्वेज में बोलूँ आपको, तो ये पूरा बॉक्स जो इंक्लूड हो रहा है ना, यही जॉर्डन ब्लॉक है। कैसे होगा, इसमें 3 पॉइंट है। जॉर्डन ब्लॉक में डायगोनल जो है ये आइगन वैल्यू होता है, और 1 जस्ट अबव डायगोनल, 1 की जो अबव है, 0 0 है, ये सारे वैल्यूज हैं वो, और रेस्ट सारे 0 जो हैं, ये तीनों अगर इंक्लूड होते हैं तो बनता है वो जॉर्डन ब्लॉक। ये अगर तीनों इंक्लूड होता है तो हमारा बनता है जॉर्डन ब्लॉक। तो आई होप ये 2 टॉपिक मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब उसके बाद हम थर्ड बढ़ते हैं, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म स्टेटमेंट क्या है। अब एग्जामिनेशन में थ्योरम आ गया, अब थ्योरम आ गया तो आपको वहाँ पे लिखना तो पड़ेगा ही, तो आपको स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है, क्योंकि स्टेट एंड प्रूफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगा आपके पास थ्योरम में। या फिर क्वेश्चन तो मेजोरिटी ऑफ टाइम देखा गया है कि क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे बुक्स को देखा, इसे बताया मैंने आपको कि बहुत सारे बुक्स को मैंने देखा, तो वहाँ मुझे पता चला कि क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉलेज के एग्जाम या यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है। तो यहाँ पे हम लोग थ्योरम का स्टेटमेंट समझते हैं क्या है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ अ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। इफ़ इट इज़ सिमिलर टू ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, ये उसका सिंपल स्टेटमेंट है, और ये आपको इस तरीके से लिखना है, कुछ नहीं है, इसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया है, JK1 लैम्डा आइगन वैल्यू सारा, और ये K का मतलब यहाँ ये है कि ब्लॉक साइज जैसे 3x3 बोलते हैं ना, 4x4, वैसे यहाँ K/K समझो आप, बहुत लंबा है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से ये हमारा G हो गया जॉर्डन। तो ये स्टेटमेंट है, उसमें सिंपल है, आइगन वैल्यू है हमारे पास, और एल्जेब्रिक एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है। ये भी बताऊंगा मैं आपको कि एल्जेब्रिक और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, आराम से आपको समझ आएगा। तो ये स्टेटमेंट आपको बस इतना ही पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन में आप थ्योरम कर लोगे, मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक, उसको यूज करना आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन आर मोर, क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन अगर हम समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा थ्योरम भी बनने वाला है। मैं आपको हैक बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, वहाँ पर डेफिनेटली आपको नंबर मिलेगा ही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया, एक
वैल्यू, ये इतने बार क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने इसी क्वेश्चन को पिक किया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। 2 1 0 0 2 1 0 0 2। सपोज यहाँ पे आपको ये 3x3 मैट्रिक्स है, आपके पास 4x4 आएगा तो भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको। यहाँ तक आ गया होगा समझ आपको। ये क्वेश्चन दिया हमारे पास, अब हमें क्या करना है स्टेप 1। मैंने जानबूझ के यहाँ पे अच्छे से लिखा है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है स्टेप वगैरह, मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि आपको क्या क्या लिखना है। पहला को आइगन वैल्यू फाइंड करना है। अब आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू हमें दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट लेना है आपको। a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 कॉमन हमेशा यूज करते आ रहे हैं। तो अगर आपको नहीं पता था ये चीज़ तो कोई बात नहीं, डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। सिंपल a का वैल्यू क्या है हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है, और लेमडा एज इट इज रहेगा बाहर में, और i का वैल्यू क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डायगोनल में 1 आता है बस। तो सिमिलरली है, मैंने क्या किया बट डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि यहाँ इतना आपको समझ आता होगा। आप डायरेक्ट माइनस करोगे यहाँ से लैम्डा को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 में, तो उसके बाद माइनस करोगे तो यही वैल्यू आएगा। बहुत ही सिंपल है ये, आराम से आप इसको समझ गए होगे। तो ये स्टेप आ गया। उसके बाद ये मैंने ऐसे 0 माना है तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो आप, तो इसको अगर लेंगे हम, इसको लेंगे तो ये वाला और ये वाला ब्लॉक हो जाएगा। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, ये इज इक्वल टू 0 है, बाकी सभी 0 हो गया यहाँ पे। तो मैंने डायरेक्ट इसी को लिखा यहाँ पे, और इसका क्यू हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास आइगन वैल्यू आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर यहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं बहुत ही सिंपल में फिर समझा रहा हूँ आपको। ए का वैल्यू लिखना है, फिर लैम्डा, और आई का वैल्यू होता है मैट्रिक्स के फॉर्म में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर लैम्डा को मल्टीप्लाई करना 1 के साथ, फिर माइनस कर देना, सिंपल माइनस करना होता है बस। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ तक आई होप आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं स्टेप 2 में, अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी। यहाँ पे आपको डाउट होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। और इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी। अब ये क्या होता है am, इसको शॉर्ट बोलेंगे हम am। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने जब आइगन वैल्यू फाइंड किया था तो यहाँ पे 2 माइनस लेमडा का क्यूब आया था बीच में, यहाँ पे आया था ना। यहाँ कितने बार 2 रिपीट हो रहा है? अगर आप देख के बराबर डायरेक्ट लिख दोगे आप 2 3 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ इक्वेशन के फॉर्म में देख रहे हैं 2 माइनस लेमडा कितने बार है? 3 बार, क्यूब है। तो यहाँ पे आपको लिखना है am, अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी 2 कितने बार हो रहा है इसलिए बताना मुझे। 2 3 बार हो रहा है, 2 3 बार हो रहा है। यहाँ पे भी 2 माइनस लेमडा 2 यहाँ पे 3 बार हो रहा है। 2 की पावर क्या है? क्यूब है। यहाँ पे 2 3 बार हो रहा है, am 2 3 बार हो रहा है, ठीक है। ये होता है अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी चेक हो रहा है कितने बार आया, इस तरीके से। अब हम लोग बात करते हैं जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है यहाँ पे, gm। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल हमने यहाँ पे लैम्डा की जगह 2 रखना है बस। a माइनस 2i, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 होता तो मैं लिखता है लैम्डा माइनस 3i। तो यहाँ पे a माइनस 2i आया, a माइनस 2i इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, ये है 2। इसकी जगह मैं यहाँ माइनस कर दो, a माइनस 2i लिया मैंने, ये 2 है लैम्डा का वैल्यू। तो a माइनस 2i, 2 माइनस 2 0 1 एज इट इज़, 2 माइनस 2 0 0 1 2 माइनस 2 0। तो ये आ गया। तो ये आई होप आपको यहाँ क्लियर होगा। सिंपल वैल्यू हमने बस सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, सिंप्लीफाई किया है। अब इसके बाद gm फाइंड करने के लिए हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। सिंपल है, कैपिटल X का वैल्यू यहाँ पे पता है आपको x1 x2 x3 होता है, और a माइनस 2i मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x1 x2 x3 का वैल्यू फाइंड करना है, तभी हमारा gm हमें पता चलेगा यहाँ पे, है ना। तो हमने फाइंड किया, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे आपको कई लोग को ना मल्टीप्लाई करना भूल गए होगे आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने जैसा कि बताया आपको सिंपल सा बेसिक चीज़ बताऊँगा मैं आपको। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई, ऐसे और ऐसे चलता है ये। और फिर उसके बाद इससे इसको, इससे इसको और इससे इसको, फिर सिमिलरली ऐसे 3 बार करोगे। मैंने सेम किया है। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास x2 का वैल्यू 0 आता है, x3 का वैल्यू 0 आता है। उसके बाद x1 के लिए 0 आ गया वैल्यू, क्योंकि यहाँ देखो 0 मल्टीप्लाई x1 0 मल्टीप्लाई x2 और 0 मल्टीप्लाई x3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे नो इक्वेशन फॉर x1 आया। और ये जो नो इक्वेशन है ना, अगर ये जितना जैसे x1 के लिए नो इक्वेशन आया, सिमिलरली अगर x2 के लिए भी नहीं आता तो वही हमारा gm होता है। देखो यहाँ पे gm 2 क्या है यहाँ पे? आइगन वैल्यू, ये वाला 2, ये वाला 2 हमारा कहाँ गया? ये वाला 2 माइनस लेमडा। तो यहाँ पे सिंपल gm2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। gm2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 क्यों? कि नो इक्वेशन फॉर x1 एक ही टर्म है, एक ही वेरिएबल है हमारे पास, तो एक ही का वैल्यू नहीं आया हमारे पास, तो x1 आ गया यहाँ पे। तो ओनली 1 फ्री वेरिएबल, एक ही फ्री वेरिएबल हमारे पास, दैट इज ये। तो हमारा gm2 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब स्टेप 4 क्या कहता है हमारा? हमें चेक करना है डायगोनलाइजेबिलिटी। हमें डायगोनलाइजेबिलिटी चेक करना है यहाँ पे। ये सिंपल सा स्टेप 4। यहाँ पे क्या होता है, am अगर इज इक्वल टू gm हो जाता है तो डायगोनलाइजेबल हो जाता है। क्या होता है? डायगोनलाइजेबल हो जाता है, am इज इक्वल टू gm अगर हो जाएगा तो। अब यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है, हमने am2 का वैल्यू 3 फाइंड किया, gm2 का वैल्यू 1 फाइंड किया। तो am इज इक्वल टू 3 और gm इज इक्वल टू
1। अब यहाँ से पता चलता है कि AM नॉट इक्वल टू GM, तो मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। यहाँ पे क्या होगा, मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। तो स्टेप 5 जो है, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि AM इज नॉट इक्वल टू अगर GM होगा दैट मीन्स वो डायगोनलाइजेबल होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे स्टेप 5 पता चलेगा आपको कि नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक क्या होता है। नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक अगर पता करना है आपको तो आपको GM से पता चलेगा, GM जितना आएगा वो जॉर्डन का ब्लॉक कहलाएगा। और सम ऑफ साइजेस, ब्लॉक का साइज कितना है, कितने बाई कितने का है ये पता करना है आपको, तो यहाँ पे AM से पता चलेगा। ठीक है, तो नंबर द सम ऑफ साइजेस ऑफ द ब्लॉक, AM से पता चलता है साइज। तो यहाँ पे GM का वैल्यू कितना है 1, मतलब जॉर्डन ब्लॉक 1 होगा हमारे पास। AM का वैल्यू कितना फाइंड किया था हमने, 3 फाइंड किया था, तो यहाँ पे ब्लॉक साइज कितना हो जाएगा 3, मतलब 3/3 का होगा ये। अब उसके बाद जॉर्डन ब्लॉक ऑफ साइज 3 फॉर आइगन वैल्यू 2। अब यहाँ पे लिखना है आपको जॉर्डन ब्लॉक ऑफ साइज 3, जॉर्डन ब्लॉक ऑफ साइज 3 मतलब ये वाला जॉर्डन ब्लॉक ऑफ साइज 3 फॉर आइगन वैल्यू 2। आइगन वैल्यू 2 है हमारे पास, तो यहाँ पे J3 क्या है, जो AM है AM3 आइगन वैल्यू 2, तो यहाँ पे इस तरीके से ये आ गया। यही क्वेश्चन ही लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ना, ये रिप्रेजेंटेशन ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब मैं थ्योरम भी समझाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेप 7 में कुछ अच्छे तरीके से लिखना है। जो लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ उससे आप अच्छे से लिखिएगा। यहाँ पे आपको पहला पॉइंट लिखना है, मैट्रिक्स हैज सिंगल आइगन वैल्यू दैट इज 2। अब सिंगल बोलोगे आपको डाउट होगा कि सर सिंगल नहीं, यहाँ 3 बार रिपीट हुआ है, लेकिन मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, 3 बार मतलब कहने का मतलब ये होता है, अगर यहाँ पे 2, 3, 4 होता तो डिफरेंट होता है ना, इसको बोलते हैं। अगर यहाँ पे सिंगल है इसलिए क्योंकि सभी सेम है इसलिए सिंगल आएगा। द मैट्रिक्स हैज अ सिंगल आइगन वैल्यू दैट इज 2। सेकेंड इज आएगा एरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी, ये कितना है हमारा, आपको लिखना है एरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 3। उसके बाद ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 1, वही आया था वैल्यू हमारे पास। और उसके बाद आपको लिखना है लास्ट लाइन, सॉरी सेकेंड लास्ट लाइन, कि मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद फिफ्थ लाइन लिखना है आपको, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कंटेन 1 जॉर्डन ब्लॉक, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कंटेन 1 जॉर्डन ब्लॉक ऑफ साइज 3। ये अगर 5 पॉइंट अगर सॉल्यूशन के बाद लिखते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, मीन्स 100% मार्क्स। अगर आप अच्छे से सॉल्यूशन करेक्ट वे में करते हैं तो सही आंसर अगर आपका आता है तो। अब बात करते हैं थ्योरम में। थ्योरम अगर आ गया आपको नहीं आता तो कैसे टैकल करोगे उसे, उसका एक सिंपल सा तरीका है। आपने इस स्टेटमेंट को लिखा, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की जगह क्या करना है आपको, इसको मानना है A, B और C, इसको मानना है आपको A, B और C, और इसको मानना है 1 1 एज इट इज़। फिर इसी को आपको सॉल्व कर देना है, इसी स्टेप में पूरा दिखाना, पूरा हर चीज़ लिखना और दिखाना। यहाँ पे बस आपको 2 की जगह A, B, C लेना है, या फिर A भी लिख सकते हो, 3 बार A भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से आपका अगर आप इसे एज इट इज़ सॉल्व कर लेते हो, बस आपको सॉल्यूशन आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, फिर आप डेफिनेटली थ्योरम भी प्रूफ कर लोगे। तो यहाँ से ये आपका थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा और आपको 75% से 100 मार्क्स मिलने का चांस रहेगा, जबकि आपको सही में वो थ्योरम आता भी नहीं है। उसके बाद भी आप स्टेटमेंट लिख के और यहाँ पे इसको चेंज करने के, बस क्वेश्चन में आपको खुद से क्वेश्चन लिखना है, A इज इक्वल टू यहाँ पे A 1 0, यहाँ पे आप B डाल देना, C डाल देना, या फिर A भी लिख सकते, तीनों में आप A भी लिख सकते हो। तो ये एक सिंपल सा मेथड बताया, मैंने आपको ट्रिक बताया, इसके थ्रू भी करोगे तो आपको नंबर डेफिनेटली मिलेगा। सो गाइज, मेरा प्रयास था कि मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इसे समझाऊं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, फीडबैक आपको मस्ट देना। और साथ ही गाइज, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं। आपको सही में शेयर करना है इस चीज़ों को, और आपको अपना कमेंट करना है कि आप कौन सा टॉपिक चाहिए। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।